वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली रिलीज हुई एक मिनी वेब सीरीज को लेकर आया हूँ। इसका नाम है विक्टिम हु इज नेक्स्ट। इस सीरीज में ओवरऑल से 4 एपिसोड्स है। एक एक एपिसोड का ड्यूरेशन आधे घंटे के आसपास और इसी तरह एक एक एपिसोड अलग अलग कहानी को बताती है और हर एक एपिसोड के क्लाइमैक्स में एक जबरदस्त ट्विस्ट है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के लेट्स स्टार्ट। उससे पहले प्यार फॉलो इंस्टाग्राम। एपिसोड 1 नाम है धम्मम। इसका मतलब है करुणा, दया। एपिसोड की शुरुआत में ही केमा नाम की एक छोटी बच्ची अपने खेतों में गौतम बुद्ध के स्टैचू के ऊपर चढ़कर खेल रही होती है। वहीं पर इसका फादर होता है गुणा। केमा को डांटने लगता है कि तुम फौरन भगवान गौतम बुद्ध के ऊपर से नीचे उतरो। केमा कहने लगती है, अरे पापा, खुद गौतम बुद्ध ने कहा कि कोई भी भगवान नहीं होता, तो आप गौतम बुद्ध को ही भगवान बोल रहे हो। यह जवाब सुनने के बाद गुणा चौंक जाता है, लेकिन फिर भी केमा के पास आकर उतरने के लिए कहता है। केमा कहने लगती है कि जब गौतम बुद्ध को ही प्रॉब्लम नहीं तो आपको क्या, थोड़ी देर खेलने भी नहीं देते। लेकिन गुणा अपनी बेटी को डरा धमकाकर स्कूल जाने के लिए कहता है। उसके बाद जब गुणा अपने खेत में काम कर रहा होता है, इस तरफ केमा उसी खेतों में एक मछली को देखती है। उस मछली को पकड़ने की कोशिश करती रहती है। तभी वहाँ पर कोमत्ता नाम की एक औरत आती है। गुणा को काम करता हुआ देख गुणा से बात करने लगती है और ये भी कहती है कि बीज बोते वक्त मुझे भी बुला लेना, अकेले मत काम करना। ऐसा कहकर कोमत्ता अपने गाय चराने के लिए जाती है। तभी उसी खेतों में शेखर नाम का एक बंदा आता है। शेखर ये देखता है कि कोमत्ता के गाय इसके खेतों में जा रहे हैं। शेखर पत्थर लेकर कोमत्ता के गायों को मारने लगता है। अब यही चीज कोमत्ता देख रही होती है। शेखर को डांटने लगती है कि मैं अपने गायों को भगा रही हूँ ना, तुम क्यों मार रहे हो। इसी बातों ही बातों में शेखर कोमत्ता पर शक करने लगता है कि कोमत्ता, तुम बड़ा ही गुणा से चिपक रही थी, क्या बातें हो रही थी, क्या तुम दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। ये सुनकर कोमत्ता शेखर को गालियाँ देने लगती है। एक्चुअली शेखर और कोमत्ता ये दोनों रिलेटिव्स ही है, मतलब कोमत्ता शेखर की कुछ आंटी टाइप। खैर, शेखर से झगड़ा करने के बाद कोमत्ता वहाँ से जाते आते अपने मन में ये कहने लगती है कि सारे गांव को मौत आ रही है सिवाय इसको। इस तरफ केमा जब उस मछली को पकड़ रही होती है, वो मछली इसके हाथ नहीं लगती, जिसकी वजह से केमा पानी से निकलकर किनारे पे आती है। मतलब 2 खेतों के बीच जो स्पेस होती है ना चलने फिरने की, वहाँ पर। अब उसी रास्ते से शेखर भी गुजर रहा होता है। शेखर के सामने केमा आती है। अब यहाँ पर किसी एक को तो पीछे जाना होगा या तो फिर नीचे उतरना होगा। तो शेखर केमा से कहने लगता है, ए बच्ची, नीचे उतरो या तो फिर पीछे जाओ। केमा कहती है कि मैं झुकेगी नहीं साली। अब यही चीज केमा का फादर गुणा देख रहा होता है। केमा को बता रहा होता है कि बेटा नीचे उतर जाओ, शेखर को जाने दो। लेकिन केमा बिना माने शेखर को नीचे ढकेल देती है, उस खेती में, उस कीचड़ में। ये देखकर शेखर भी केमा को उसी कीचड़ में ढकेल देता है। केमा शेखर पर कीचड़ उछालने लगती है। ये देखकर शेखर को बहुत गुस्सा आता है और वो खुद खेती में उतरकर केमा को जब मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर गुणा आता है। शेखर को रोकने की कोशिश करता है। शेखर और गुणा के बीच छोटी सी हाथापाई होती है। इसी हाथापाई के दौरान गुणा शेखर को पानी में ढकेल देता है। अब पानी में कोई नोकीली चीज होने की वजह से शेखर का गला कट जाता है, खून बहने लगता है। अब यही सारी चीज दूर से कोमत्ता भी देख रही होती है। फौरन भागते हुए शेखर के पास आती है। रोते हुए गुणा पर चीखने चिल्लाने लगती है कि तुमने शेखर का क्या हाल किया, उसको मार दिया तुमने। हर अब्बा, मैं क्या करूं, किसको बुलाऊं। ऐसा कहते हुए कोमत्ता अपने रिश्तेदारों को बुलाने के लिए वहां से चली जाती है। गुणा समझा ही रहा होता है कि कोमत्ता फिक्र मत करो, हम इसको हॉस्पिटल ले चलेंगे। लेकिन कोमत्ता तो रोने में लगी पड़ी होती है। शेखर को हॉस्पिटल ले जाने के बजाय वहाँ से चली जाती है। अब वहाँ पर बेचारा अकेला गुणा और उसकी बेटी होती है। केमा मासूमियत से गुणा से पूछने लगती है कि पापा, क्या हुआ शेखर भैया को। गुणा रोते हुए कहने लगता है कि बेटा, कुछ भी नहीं हुआ, तुम यहाँ से घर जाओ, मैं यहाँ पर संभाल लूंगा। इस तरह से जब केमा अपने घर जा रही होती है, तभी केमा ये देखती है कि शेखर अभी भी जिंदा है, इसकी सांस चल रही है। सो ये दोनों शेखर को हॉस्पिटल ले जाने का डिसाइड करते हैं और शेखर को ले भी जा रहे होते हैं। तभी वहाँ पर शेखर का फादर, उसका छोटा भाई, उसका एक फ्रेंड आते हैं और बिना सोचे समझे गुणा पर टूट पड़ते हैं, गुणा को मारने की कोशिश करते हैं। गुणा फौरन वहाँ से भागने लगता है। शेखर का फादर और उसका छोटा भाई गुणा के पीछे लग जाते हैं। शेखर के पास इसका दोस्त ही रहता है। उन दोनों से कहने लगता है, अरे उसको हम बाद में देख लेंगे, पहले आओ, हम शेखर को हॉस्पिटल ले चलेंगे। लेकिन इस बंदे की कोई भी नहीं सुनता। कोई भी ना आने की वजह से केमा इस बंदे की हेल्प करती है। कहने लगती है कि भैया, हम दोनों शेखर को हॉस्पिटल ले चलेंगे, पकड़ो, आप पकड़ो। खैर, इसी दरमियान में शेखर का फादर नीचे गिर के इसका पैर जख्मी हो जाता है। ये देखकर शेखर का फ्रेंड फौरन भागते हुए शेखर के फादर के पास आता है उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए। लेकिन शेखर का फादर उस बंदे से कहने लगता है, अरे मेरी छोड़ो, पहले उस हरामी को पकड़ो, उसे मारो। सो शेखर का फ्रेंड भी गुणा के पीछे लग जाता है। इस तरह से इन तीनों के बीच उस खेती में बहुत ही लंबी हाथापाई होती है।
गुणा इन दोनों को समझा ही रहा होता है कि मेरी छोड़ो, पहले शेखर को हॉस्पिटल ले जाओ, वो बच जाएगा। खैर जब फाइनली शेखर का फ्रेंड गुणा को चाकू से मारने ही वाला होता है, तभी वहाँ पर केमा आती है, उस बंदे के हाथ पर हमला करती है, कहने लगती है कि अब आओ मेरे फादर को मारने के लिए, एक कदम भी आगे बढ़ाया चीर फाड़ दूंगी। केमा के हाथ में चाकू देखकर गुणा रोने लगता है, अरे बेटा तुमने अपने हाथ में चाकू क्यों पकड़ा, फेंको इसे फेंको, चलो हम चलते हैं। ऐसा कहते हुए गुणा और कीमा अपने घर जाने लगते हैं। जाते आते उन तीनों से ये भी कहने लगते हैं कि शेखर को हॉस्पिटल ले जाओ, लेकिन कोई भी गुणा की बात नहीं मानता। सो फाइनली केमा अपने फादर गुणा से कहने लगती है कि पापा हम शेखर को हॉस्पिटल ले चलेंगे। इस तरह से गुणा और कीमा शेखर को अपनी गाड़ी में हॉस्पिटल ले जाते हैं। एपिसोड का मैसेज सिर्फ इतना है कि लोगों पर दया करो। अगर हम लोग बदले की आग में भड़केंगे तो सिर्फ जाने ही जा सकती है। अगर हम किसी को माफ करने की आदत डाल लेंगे तो किसी की जान भी बच सकती है। सच में बहुत ही अच्छा मैसेज दिया डायरेक्टर ने। खैर एपिसोड 2 नाम है पान सुपारी और टेरेस वाले बाबा। ये एपिसोड भाई साहब गजब। एक्चुअली ये एपिसोड लॉकडाउन के दरमियान में चलती है, जहाँ पर काफी सारी पब्लिक अपने घरों में बैठी थी। खैर एपिसोड की शुरुआत में ही कंदा नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपने टेरेस के ऊपर मरा पड़ा होता है। उसके बाद सीन 2 दिन पीछे जाता है। एक्चुअली कांदा एक मैगजीन में काम करता रहता है। अब लॉकडाउन होने की वजह से ये अपने घर में बैठा है। फिलहाल तो इसकी बीवी और बेटी मायके गई होती है। कोरोना की वजह से इनकी कंपनी ने 50% एम्प्लॉय को निकाल चुके होते हैं। कांदा की जॉब की भी कोई गारंटी नहीं होती। अपने जॉब के बारे में ही बेचारा कंदा टेंशन में रहता है। सोचने लगता है कि इसको कुछ डिफरेंट करना होगा, तभी इसकी जॉब स्टेबल हो सकती है। इस तरह से नाश्ता वगैरह कर अपने लैपटॉप के सामने बैठकर सोच रहा होता है कि ये करे तो क्या करे, क्या लिखें। तभी कांदा की नजर एक छोटे नोट पर पड़ती है। उस छोटे से पेपर में एक बाबा के बारे में लिखा होता है। यह देखकर कांदा फौरन अपने कुलीग जगन को कॉल करता है। जगन से पूछने लगता है, अरे जगन तुमने एक बार एक बाबा के बारे में जिक्र किया था ना, टेरेस वाले बाबा। हाँ भाई, उस स्वामी जी को 400 साल है, 50 साल में सिर्फ एक बार ही किसी को नजर आते हैं, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो स्वामी जी कैसे आते हैं। और भाई उस बाबा के बारे में हमारे मैगजीन में भी छपा था, आप एक बार देखिए, लाइब्रेरी में होगा। सो कंधा फौरन अपने लैपटॉप में अपनी मैगजीन की लाइब्रेरी को ओपन करता है उस बाबा के आर्टिकल के बारे में पढ़ने के लिए। और लैपटॉप ओपन करते ही इत्तेफाक से उस बाबा का आर्टिकल कंधा के सामने नजर आता है। आर्टिकल पढ़ने पर कंधा को ये बात पता चलती है कि इस बाबा को बुलाने का एक प्रोसीजर है और वो प्रोसीजर एक बुक में लिखा है। ये देखने के बाद जब कंधा अपने बुक शेल्फ में जाकर उस किताब को ढूंढने ही वाला होता है, एग्जैक्टली वही किताब उस बुक शेल्फ से नीचे गिरती है। सो कंधा इस किताब को लेकर उस बाबा के बारे में पढ़ने लगता है कि ये उस बाबा को बुलाकर उस बाबा का इंटरव्यू ले। मतलब कंधा के एडिटर ने ही कंधा से कहा था कि अगर तुम डिफरेंट ट्राई करोगे तभी तुम्हारी जॉब बच सकती है। खैर इस किताब को पढ़ने के बाद कंधा को उस किताब में एक और किताब के बारे में जिक्र होता है। उस किताब में बाबा को बुलाने का प्रोसीजर होता है। कंधा फौरन किसी बंदे को कॉल करता है, उस किताब का नाम बोलकर उस किताब के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वो किताब उनके पास नहीं होती। सो मायूस होकर कंधा अपने अपार्टमेंट से नीचे आता है न्यूज़पेपर लेने के लिए। इत्तेफाक से वही न्यूज़पेपर्स में वो किताब मौजूद होती है जो कंधा ढूंढ रहा था। वहाँ का वॉचमैन कहने लगता है कि सर 2 दिन पहले किसी लड़के ने ये किताब यहाँ पर रख के चला गया। खुश होकर कंधा उस किताब को अपने घर में लाकर इसको पढ़ने लगता है। उस किताब में एक प्रोसीजर होता है कि उस टेरेस वाले बाबा को किस तरह से बुलाए। कंधा उसी तरह से आधी रात को उठकर स्नान करके मेडिटेशन करने लगता है। थोड़ी देर बाद कुछ इंग्रेडिएंट्स को मटके में पकाने लगता है। मतलब उस किताब में यही लिखा था कि इस इंग्रेडिएंट की स्मेल से वो बाबा आएंगे, प्रकट होंगे। खैर थोड़ी देर उन चीजों को उस मटके में पकाने के बाद कंधा फौरन टेरेस के ऊपर जाता है, बुलाने लगता है कि बाबा क्या आप आ गए, आप आ गए। लेकिन वहाँ पर कोई भी मौजूद नहीं होता। थोड़ी देर बाद कंधा ये देखता है कि सच में वो बाबा टेरेस पर आ चुके हैं। मतलब टेरेस के ऊपर जो टंकी होती है ना, वहाँ पर खड़े होते हैं ये बाबा। बाबा को देखकर जब कंधा सीढ़ी लाने ही वाला होता है, अचानक से बाबा खुद ब खुद नीचे उतर जाते हैं। बाबा से पूछने लगता है, अरे बाबा आप नीचे कैसे उतर गए। बाबा कहने लगते हैं, ये सब छोड़ो, तुमने मुझे क्यों यहाँ पर बुलाया। कंधा कहने लगता है, अरे कुछ नहीं स्वामी जी, मुझे आपसे एक छोटा सा इंटरव्यू चाहिए बस। बाबा कहने लगते हैं, ओके ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सिर्फ 24 घंटे ही रहूंगा, लेकिन मेरे 2 शर्तें हैं। नंबर 1, अगर हम दोनों को टेरेस पर किसी ने देख लिया तो तुमको पैरालिसिस आ जाएगा। दूसरा, इंटरव्यू के दौरान मैं तुमको मार्क्स देता रहूंगा। अगर तुम मुझे इम्प्रेस नहीं कर पाए तो हमारे बीच जो जो बातें हुई वो सब कुछ तुम भूल जाओगे। सो कंधा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, उस बाबा के 2 कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेता है। उसके बाद कंधा नीचे जाता है टेरेस का दरवाजा बंद करने के लिए। वहाँ पर कंधा को एक बंदा नजर आता है। उस बंदे से कंधा ये नाटक करने लगता है कि इसको कोरोना है
मतलब जब ये बात सारी अपार्टमेंट को पता चलेगी कोई भी टेरेस के ऊपर नहीं आएगा। खैर कंधा इस तरह से मैनेज करके दोबारा टेरेस के ऊपर आता है उस बाबा के पास। हर इंटरव्यू के दौरान बाबा को चाय बिस्किट खाने का मन होता है, तो बाबा बस ऐसे ही चुटकी बजाना ही था, बगल वाले टेबल पर चाय बिस्किट हाजिर हो जाते हैं। उसके बाद कंधा बाबा से समोसा मांगता है। बाबा चुटकी बजाने पर समोसा भी प्रकट होते हैं। उसके बाद ऐसे ही इंटरव्यू चलता रहता है। इसी दौरान एक छोटा बच्चा उस टेरेस पर आता है, कंधा और बाबा को देख लेता है। बच्चे को देखकर कंधा पैरालिसिस होने लगता है। मतलब बाबा ने एक कंडीशन रखा था ना कि इन दोनों को कोई देख लेगा तो कंधा को पैरालिसिस हो जाएगा, लेकिन बाबा कंधा को हल्के से मारकर कहने लगते हैं कि वो तो बच्चा है। मैंने कहा कोई बंदा, आप तुम्हारा नाटक बंद करो, खड़े हो जाओ। इस तरह से दोबारा इंटरव्यू कंटिन्यू होता है। लंच का वक्त आता है। जब कंधा और बाबा घर में आते हैं तो वहाँ पर खाना परोसा मिलता है। रात होने के बाद कंधा और बाबा ये दोनों दारू भी पीने लगते हैं। उसके बाद सुबह होने के बाद हम ये देखते हैं कि कंधा मरा पड़ा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो तो खून नहीं बल्कि टमोटा सास है। खैर नींद से जागने के बाद कंधा कल रात का इंसिडेंट याद करने लगता है। कल का इंटरव्यू खत्म होने के बाद वो बाबा कंधा से इम्प्रेस हो जाते हैं। कंधा को अपनी चटाई देते हैं, कहने लगते हैं कि ये चटाई बहुत ही महान चटाई है, अगर तुम इसके ऊपर सोओगे तो तुमको कोई बीमारी नहीं आएगी, 110 साल तंदुरुस्त रहोगे। यह सुनने के बाद कंधा उस चटाई को अपने घर में हिफाजत से रख लेता है। दोबारा जब कंधा हॉल में आता है वहाँ पर बाबा मौजूद नहीं होते, वो तो गायब हो चुके होते हैं। खैर उसके बाद कंधा इस बाबा का इंटरव्यू लिखकर अपने एडिटर को सेंड कर देता है। उसके बाद ट्विस्ट पे ट्विस्ट हम ऑडियंस के सामने आते हैं। पहले ट्विस्ट नंबर 1, एक्चुअली कंधा के पास जो बाबा आए थे वो रियल बाबा ही नहीं थे। इस बंदे को कंधा के घर भेजने वाला और कोई नहीं जगन ही होता है, कंधा का कुलीग। लास्ट टाइम जब जगन कंधा के घर गया था वहाँ पर सब कुछ सेट कर दिया था। मतलब जो जो चीजें कंधा के साथ इत्तेफाक से पेश आ रही थी वो सब कुछ जगन ने कंधा के घर में सेट किया था। जैसे कंधा के लैपटॉप में वो आर्टिकल आना, वो बुक गिरना, और जब वो बाबा प्रकट हुए थे उसको भी जगन ने ही सीढ़ियों से नीचे उतारा था। उस टेरेस के ऊपर पहले से ही जगन और उसके आदमी मौजूद थे, और जब बाबा को चाय पीने की इच्छा हुई थी बाबा ने चुटकी बजाई थी। उस वक्त जगन के आदमियों ने ही वहाँ पर चाय बिस्किट समोसा रखा था। मतलब ये सब कुछ जगन का सेटअप था। और जब कंधा शराब पीकर टल्ली हो गया, जगन कंधा के घर से काफी सारे गहने उठाकर जगन को लाके देता है। जगन इस फेक बाबा को 50,000 रुपए पैसे देता है। पैसे देते हुए जगन इस फेक बाबा से कहने लगता है एक्चुअली कंधा हिंदू ही नहीं, उसका असली नाम है सिकंदर, वो एक मुस्लिम है। उसके बावजूद भी कंधा ने ये पूजा पाठ की बातों पर यकीन किया। तुम्हारी दी हुई चटाई अपने घर में रख ली। ट्विस्ट नंबर 2, खैर ये होने के बाद कंधा की वाइफ कंधा को कॉल करके अलमारी से इसकी एक फोटो लाने के लिए कहती है। जब कंधा अपने घर की अलमारी ओपन करता है तो उस अलमारी में वो गहने मौजूद नहीं होते। यही बात कंधा अपनी वाइफ को बताने लगता है। कंधा की वाइफ कहने लगती है अरे 3 साल पहले मैंने गहनों को गिरवी पर रख दिया था। घर में जो गहने थे वो डुप्लीकेट गहने थे, असली गहने तो मेरी बहन के घर में है। आप फोटो लेकर फौरन मेरे पास आइए। ट्विस्ट नंबर 3, अब उस फेक बाबा ने जगन से कुछ पैसे लिया था, लेकिन वो पैसे इस बंदे को हजम नहीं हुए। इसकी वजह से ये बंदा जगन के उंगली में जो अंगूठी होती है वो चुरा के ले आता है ताकि इसको बेच के कुछ पैसे हासिल करे। और जब ये बूढ़ा आदमी सुनार के पास जाकर इस अंगूठी को दिखाता है, सुनार वाला कहने लगता है अरे ये तो बहुत ही कीमती अंगूठी है, मैं आपको इसके बस 8 लाख रुपए ही दे सकता हूँ। एक्चुअली वो अंगूठी जगन के पुरखों ने जगन को दिया होता है जो इसने गवा दिया। खैर ट्विस्ट नंबर 4, जब कंधा उस बाबा का इंटरव्यू अपने एडिटर को देता है, वो एडिटर उस बाबा का इंटरव्यू पेपर के किसी कोने में छपवाता है। कंधा का बॉस कंधा से कहने लगता है कि आप एक मुस्लिम होकर उस बाबा की अद्भुत चटाई आपके घर में रख लिया, एक काम करिए आप उस चटाई को मुझे दे दीजिए, मैं आपकी जॉब कंफर्म कर दूंगा और ऊपर से 2.5 लाख रुपए भी। देखिए कंधा जी, मुझे तो बीपी शुगर है, पता नहीं कब टपकूंगा, उस चटाई की मदद से मैं थोड़ा जी लूं। सो बेचारा कंधा यही सोचकर उस चटाई को अपने बॉस को दे देता है। इस तरह से ये एपिसोड यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब देखा ना आपने, जो बंदा जिसके लिए गड्ढा खोदा उसी गड्ढे में वो बंदा गिर गया। जगन कंधा को लूटना चाहता था लेकिन जगन को ही भारी नुकसान हो गया। एपिसोड 3 नाम है मिरेज। मिरेज का मतलब सम काइंड ऑफ इल्यूजन। एपिसोड की शुरुआत में ही पवित्रा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो बेंगलुरु से चेन्नई आ रही होती है। रास्ते में पवित्रा अरुण नाम के एक बंदे को कॉल करके यही बात बताने लगती है कि पवित्रा की कंपनी ने पवित्रा के लिए किसी हेरिटेज विला में रूम बुक किया, ये वहीं पर जा रही है, सुबह होने के बाद अरुण से मुलाकात करेगी। खैर जब पवित्रा वहाँ पर जाती है वो विला तो बहुत ही सुनसान होता है, जैसा लगता हो कि इसने किसी भूत बंगले में एंटर किया। थोड़ी दूर जाने पर पवित्रा ये देखती है कि एक बंदा लकड़ियाँ डालकर आग सुलगा रहा है। पवित्रा इस बंदे को बुलाती है। इस बंदे का नाम होता है मड़सामी, इस विला का मैनेजर।
पवित्रा मड़सामी को अपने बारे में बताती है कि ये कहाँ से आई, कौन सी कंपनी से है, एक्सेट्रा। मड़सामी पवित्रा को उसकी रूम दिखाते हुए कहने लगता है कि काफी सारे दिनों बाद मैंने एक गेस्ट को देखा, वरना मैं यहाँ पर अकेले रहकर बोरी हो गया था। पवित्रा पूछने लगती है कि क्यों ये विला इतना सुनसान है। मड़सामी कहने लगता है कि 6 महीनों पहले यहाँ पर एक हादसा हुआ, इसीलिए यहाँ पर कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं, ज्यादा गेस्ट नहीं आते। पवित्रा बहुत ही एक्साइटिंग से मड़सामी से उस हादसे के बारे में पूछने लगती है, लेकिन मड़सामी उसको कुछ भी नहीं बताता। विला के अंदर आने के बाद भी पवित्रा मड़सामी से दोबारा उसी हादसे के बारे में पूछने लगती है। मड़सामी कहने लगता है अगर मैं उस हादसे के बारे में बताऊं तो आप 6 महीनों तक सो नहीं पाओगे। लेकिन पवित्रा को रहा नहीं जाता, अपने रूम में आकर फ्रेश अप वगैरह होकर गूगल में इस विला के बारे में सर्च करती है, कैसी कौन सी घटना हुई थी। इसी इंटरनेट में पवित्रा को मड़सामी का ही एक वीडियो मिलता है, जहाँ पर मड़सामी एक छोटे घर को दिखाते हुए व्यूवर से कहने लगता है कि इस घर में मेरी फैमिली रहती थी, मेरी बीवी बच्चे, लेकिन लड़ाई के दौरान सारे लोग जल के मर गए। यह सुनने के बाद पवित्रा शॉक में रह जाती है। खैर थोड़ी देर बाद जब पवित्रा सो रही होती है, पवित्रा हॉल में मड़सामी की आवाज सुनती है। लगता है मड़सामी किसी से बात कर रहा है। यही देखने के लिए पवित्रा अपने कमरे से बाहर झांकने लगती है। बाहर झांकने के बाद पवित्रा ये देखती है कि मड़सामी किसी से बात कर रहा है, उन लोगों का खाना परोस रहा होता है जो वहाँ पर है ही नहीं। मड़सामी की बातों से हमें ये लगता है कि मड़सामी अपने फैमिली से बात कर रहा है, अपने फैमिली को इमेजिनेशन कर रहा है। तभी मड़सामी की नजर पवित्रा पर पड़ती है और जब मड़सामी पवित्रा को खाने के लिए बुलाने ही वाला होता है, पवित्रा फौरन अपना दरवाजा बंद कर लेती है। सोच लेती है कि मड़सामी का दिमाग सटक गया। मड़सामी फौरन पवित्रा को दरवाजा ओपन करने के लिए कहता है, कहने लगता है कि मैडम आप प्लीज एक बार बाहर आइए, मेरी फैमिली से तो मुलाकात कर लीजिए। लेकिन अंदर से पवित्रा डर के मारे अरुण को कॉल करने लगती है। उसका फोन स्विच ऑफ में रहता है। इसी दरमियान में देखते ही देखते मड़सामी बहुत वायलेंट हो जाता है। कहने लगता है कि अगर आप बाहर नहीं आएंगी तो मैं आपको मार दूंगा। अब पवित्रा के पास कोई भी ऑप्शन ना होने पर पवित्रा उस कमरे से बाहर आती है। पवित्रा को बाहर देखकर मड़सामी दोबारा नॉर्मल हो जाता है। पवित्रा को इज्जत से बुलाने लगता है, डाइनिंग टेबल पर ले जाता है, अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो भी मड़सामी की फैमिली को हाय हेलो बोलने लगती है। उसके बाद मड़सामी पवित्रा को जबरदस्ती करने लगता है कि वो भी इनके साथ डिनर खाए। पवित्रा मना करने लगती है। मड़सामी पवित्रा को एक छापड़ लगाता है। डिनर में मड़सामी पवित्रा को चमगादड़ का गोश्त खिलाने लगता है। यह नाम सुनते ही पवित्रा छीछी कहने लगती है कि मैं चमगादड़ को नहीं खाती, सिर्फ चिकन ही खाती हूँ। मड़सामी कहने लगता है अरे मैडम आप क्या बात कर रहे हो, सारा चाइना यही खाता है और आप इसी को ही मना कर रहे हो। यह सुनने के बाद पवित्रा मड़सामी को डांटने लगती है, उस पर चीखने चिल्लाने लगती है। अब मड़सामी को बहुत गुस्सा आता है, अपने पॉकेट से चाकू निकालता है। कहने लगता है कि आपने मुझ पर चीखा चिल्लाया, इसके लिए तो आपको सजा मिलेगी। लाइए अपना हाथ सामने दीजिए, आपके हाथ पर एक छोटा सा एक्स ड्रॉ करूंगा। हर पवित्रा को सैंपल दिखाने के लिए मड़सामी अपने हाथ को जख्मी कर लेता है, अपने हाथ पर उसी चाकू से एक्स बना लेता है। यह देखकर बेचारी पवित्रा डर के मारे वहाँ से भागने लगती है। मड़सामी इसके पीछे लग जाता है। फाइनली मड़सामी पवित्रा को पकड़ लेता है। पवित्रा कहने लगती है क्यों ऐसे साइको की तरह बिहेव कर रहे हो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। मड़सामी कहने लगता है साइको, तुमने मुझको साइको कहा, अभी तुमने मेरे अंदर का साइको नहीं देखा, साइको देखना चाहती हो। ऐसा कहते हुए मड़सामी अपना खुद का गला काट लेता है। खैर सुबह होने के बाद पवित्रा का कुलीग अरुण पवित्रा के पास आता है। उस वक्त पवित्रा बेचारी रो रही होती है। कल रात जो हुआ वो सारी बात अरुण को बताती है और उसी तरह अरुण को उस जगह पर ले जाती है जहाँ पर मड़सामी की डेड बॉडी है। लेकिन वहाँ पर आने के बाद अरुण ये देखता है कि वहाँ पर किसी की डेड बॉडी ही नहीं। पवित्रा खामखा रो रही होती है। अरुण से कहने लगती है कि ये देखो यहाँ पर मड़सामी की लाश है, मैंने इसको नहीं मारा, इसने खुद की जान ले ली। ऐसा कहते हुए पवित्रा बेहोश हो जाती है। उसके बाद अरुण पवित्रा के फादर को कॉल करता है, पूछने लगता है कि अंकल क्या पवित्रा को कोई हेल्थ इश्यू है, क्या मैं इसको हॉस्पिटल ले जाऊं। पवित्रा का फादर कहने लगता है अरे बेटा इसकी कोई जरूरत नहीं है, पवित्रा ने अपने टैबलेट्स यहीं पर भूल के चली गई। एक्चुअली पवित्रा को सिजोफ्रेनिया है, मतलब जो चीज नहीं होती वो इसको इमेजिनेशन करती है। मतलब कल रात पवित्रा के सामने जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ पवित्रा का इमेजिनेशन था। बेचारा मड़सामी तो कब का चला गया था। थोड़ी देर बाद वहाँ पर मड़सामी आता है, अरुण से मुलाकात करता है। फाइनली डायरेक्टर भाई साहब एक छोटा सा मैसेज देते हैं, पास करके आप ही पढ़ लो। एपिसोड 4 कन्फेशन। एपिसोड की शुरुआत में ही अंजना नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है। अपना ऑफिस खत्म करके अपने घर आती है। घर आने के बाद जब अंजना रिलैक्स कर रही होती है, विश्वा नाम का एक बंदा अंजना को मैसेज करता है, कॉल करते रहता है। अंजना इसको इग्नोर करती रहती है और थोड़ी देर बाद अंजना का हस्बैंड क्रिश अंजना को कॉल करता है, जो फिलहाल लंदन में होता है। अंजना और क्रिश की बातों से हमें ये बात पता चलती है कि अंजना भी लंदन आना चाहती है, उसी कंपनी में ज्वाइन होना चाहती है।
क्रिश उसी काम में लगा है। क्रिश कहने लगता है अगर तुम कंपनी के जरिए से लंदन नहीं आ पाओगी तो तुम उस जॉब को छोड़ दो, मेरी वाइफ के तौर पर यहाँ पर आ जाओ, हम दोनों यहाँ पर कोई ना कोई जॉब ढूंढ लेंगे। इस तरह से और कुछ रोमांटिक बातें चलती है। खैर और थोड़ी देर बाद विश्वा नाम का एक बंदा अंजना के घर आता है। अचानक से अंजना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन अंजना विश्वा से कुछ भी बात नहीं करती, विश्वा को फौरन वहाँ से भेज देती है। खैर दूसरे सीन में एक हस्बैंड वाइफ को दिखाया जाता है। ये दोनों डिनर वगैरह करने के बाद वो बंदा अपने ऑफिस को जाने के लिए रेडी शेडी होता है, क्योंकि इसकी नाइट शिफ्ट ही होती है। इस तरफ जब अंजना अपने घर में गांजा फूक रही होती है, इसके माँ बाप इसको कॉल करते हैं। बातों ही बातों में अंजना की माँ अंजना से उसकी शादी के बारे में बात करने लगती है कि तुम्हारी उम्र 30 साल के ऊपर है और कब शादी करोगी, 2 साल से तुम हमारे घर ही नहीं आई। अंजना कहने लगती है कि माँ मुझे और थोड़ा टाइम चाहिए, मैं अपने करियर में और स्टेबल होना चाहती हूँ। इस तरह से हर बार ऐसा कहकर अपनी माँ का कॉल कट कर देती है। इस तरफ वो बंदा अपने घर से निकलकर एक पुरानी बिल्डिंग में आता है और वो भी टॉप फ्लोर पे। बिल्डिंग के ऊपर आने के बाद अपने बैग से कुछ सामान वगैरह निकालता है। तभी एक प्राइवेट नंबर से इस बंदे को मैसेज आता है कि अंजना को मारने से पहले उसका कन्फेशन ले लो। ये स्नाइपर ओके कह देता है। उसके बाद ये स्नाइपर अपने बैग से गन निकालकर रेडी कर लेता है अंजना को मारने के लिए। अंजना को कॉल करता है एक प्राइवेट नंबर से। अंजना फोन पिक करने पर स्नाइपर कहने लगता है कि मैं एक स्नाइपर हूँ, अगर तुमने जरा भी हिलने की कोशिश की तुम्हारे माथे पर गोली होगी। अंजना इसकी बातों पर यकीन नहीं करती, फौरन फोन काट देती है। स्नाइपर दोबारा अंजना को कॉल करके ये कहने लगता है कि मैं तुमको यकीन दिलाने के लिए 2 मैजिक दिखाऊंगा। ऐसा कहते हुए वो स्नाइपर एक गली के कुत्ते को मार देता है। उसके बाद स्ट्रीट लाइट को फोड़ देता है। तब जाके अंजना को यकीन आता है। अंजना बहुत डर जाती है। स्नाइपर कहने लगता है ना 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 हिलना मत। अंजना पूछने लगती है कि तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो। स्नाइपर कहने लगता है मेरा तुम्हारा कोई भी रिलेशनशिप नहीं है, मुझे बस सुपारी मिली है तुमको मारने की, मैं बस वही काम कर रहा। अंजना कहने लगती है देखो जिसने भी तुमको सुपारी दी मैं उससे भी ज्यादा दूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। स्नाइपर कहने लगता है मैं मेरे काम में बहुत ही ईमानदार हूँ, वैसे भी तुम मुझे अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन तुम्हारे पास एक चांस है। अगर तुम अपनी गलतियाँ कन्फेस करोगी तो मैं बाद में सोचूंगा कि तुमको मार दूं या छोड़ दूं। यह सुनने के बाद अंजना पहले तो अपनी छोटी मोटी गलतियां बताने लगती है कि ये गांजा फूकती है, सिगरेट पीती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। स्नाइपर कहने लगता है सीरियसली ये भी कोई गलतियां हैं? मैं 1 से 10 तक गिनतियां शुरू करूंगा, इस दरमियान में तुम अपना कन्फेशन कर दो, शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूं। सो अंजना अपनी जान बचाने के लिए एक के बाद एक कन्फेशन करने लगती है कि इसने कृष्ण नाम के एक बंदे से शादी की और अब तक ये बात अंजना के माँ बाप को पता नहीं, और ऊपर से अंजना कृष्ण से लव मैरिज नहीं की थी। कृष्ण लंदन में रहता है, यूके सिटीजनशिप हासिल करने के लिए उसके साथ शादी किया। अंजना वहाँ पर सेटल होना चाहती है, ये बस कृष्ण को यूज कर रही है। और रिसेंटली अंजना का विश्वा नाम के एक बंदे से लव अफेयर हुआ था, मतलब ऑफिस में अंजना ने पी रखी थी, नशे में कुछ कांडमांड हो गया, लेकिन अंजना अब उस बंदे को अवॉइड कर रही है। लेकिन फिर भी वो स्नाइपर नहीं मानता। जब अंजना को मारने ही वाला होता है, अंजना कहने लगती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, विश्वा के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, लेकिन मेरा कल डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है, इस बच्चे को अबॉर्ट करने वाली हूँ, प्लीज मुझे छोड़ दो। ये सब कुछ सुनने के बाद स्नाइपर कहने लगता है कि मुझे ऑर्डर्स मिले हैं कि तुम कन्फेशन करो या ना करो, तुमको मार दिया जाए, बस मैं तुमको यकीन दिला रहा था। ऐसा कहकर स्नाइपर अंजना पर गोली चलाता है, लेकिन अंजना नहीं मरती। स्नाइपर पूछने लगता है कि मैंने अभी भी तुम पर गोली चलाई, तुम क्यों नहीं मरी। बाद में हमको ये बात पता चलती है कि उसी अपार्टमेंट में एक और अंजना नाम की लड़की होती है, स्नाइपर ने इस लड़की को मार दिया। स्नाइपर अंजना से कहने लगता है कि मैंने सही लड़की को तो मार दिया, लेकिन तुम्हारा रॉन्ग नंबर लग गया। मतलब स्नाइपर ने जिसको मारना चाहता था उस अंजना को तो मार दिया, लेकिन नंबर इस अंजना को लगा दिया। खैर दूसरे दिन टीवी में यही न्यूज चलती रहती है कि किसी अपार्टमेंट ने किसी लड़की को गोली मार दिया। अब यही न्यूज वो स्नाइपर अपने घर में बैठकर देख रहा होता है, सुन रहा होता है। उसके बाद दूसरे सीन में क्रिश को दिखाया जाता है और यहाँ पर हमको ये बात पता चलती है कि क्रिश की ऑलरेडी शादी हो चुकी है, इसकी एक बेटी भी है। क्रिश इस अंजना के डिटेल्स उस स्नाइपर को भेजता है। अब ये स्नाइपर इस अंजना को देखकर पहचान लेता है। पहले तो ये स्नाइपर क्रिश को ये मैसेज टाइप करता है ओके, मतलब मैं ये काम कर दूंगा, लेकिन उसको मिटा के नो कहता है, मतलब मैं ये काम नहीं करूंगा। बाद में इस नो को भी मिटा देता है। इसका मतलब डायरेक्टर इस एपिसोड का क्लाइमैक्स हम पर छोड़ दिया कि स्नाइपर अंजना को मारेगा या नहीं। अबे मारे या ना मारे हमको क्या लेना देना बे, मारना है तो मार वरना छोड़ दे। खैर जो भी हो, इस तरह से ये जबरदस्त सीरीज यहाँ पर दी एंड होती है। तो आपको कौन सा एपिसोड पसंद आया कमेंट करके बताना जरूर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।